प्यारे बच्चों, कैसे हैं। बायोलॉजी 12th क्लास में आपका आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट की तरफ से एक बार दोबारा वेलकम। बायोलॉजी में हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं यानी कि मानव का जो पाचन तंत्र में हम जो लेसन पढ़ रहे हैं उसमें हमने भोजन का पाचन कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, भोजन का पाचन जो है इलियम में अंतिम पाचन हो चुका है। पाचन के बाद हमने अवशोषण की क्रिया भी कंप्लीट कर ली, जिसमें हमने देखा कि वसा और जो वसीय अम्ल और जो मोनोग्लिसराइड है उनका निष्क्रिय अवशोषण किस प्रकार से लैक्टियल या लसिका वाहिनी द्वारा होता है। इसके अलावा जो ग्लूकोज और अमीनो अम्ल है उनका सक्रिय अवशोषण किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो अब हमारा जो फ्लो है वो लगभग बन चुका है। आपको भी उसी फ्लो से पढ़ाई जारी रखनी है और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए मेहनत करनी है। जैसा कि इस साल अपना जो बायोलॉजी का रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आया है और उसमें 94 मार्क्स तक भी बच्चे के आए हैं। तो इस बार हम उम्मीद करेंगे कि आप 94 से अबो बायोलॉजी में मार्क्स लेकर आएँ और मेहनत आपकी है और सहयोग हम पूरा करेंगे आपका। तो इसी क्रम में हम अब आगे बढ़ते हैं। जो अगला 4th स्टेप होता है पोषण की क्रियाविधि का, वो है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन। लेसन हमारा है मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, चैप्टर नंबर 22। ठीक है, तो स्वांगीकरण का मतलब क्या है कि जो भोजन का पाचन होने के बाद, यानी कि देखो भोजन का पाचन कहाँ हुआ है, आहार नाल में। तो आहार नाल से पचित जो भोजन है वो कहाँ चला गया, रक्त में। तो उसको तो हमने बोल दिया अवशोषण, यानी पचित भोजन आहार नाल से कहाँ आ चुका है, रक्त में। और रक्त से जब ये पहुंच जाए कोशिका में, कहाँ पहुंच जाए, कोशिका में पहुंच जाए और वहां पहुंचकर किसका भाग बन जाए, जीव द्रव्य का भाग। जब ये बन जाए तो इसको हम बोलेंगे स्वांगीकरण। स्वांगीकरण यानी हम कह सकते हैं कि जो हमने खाया वो हमारे शरीर को लग गया। ठीक है, क्योंकि जब ये अवशोषित भोज्य पदार्थ है जैसे ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है, ठीक है, वसीय अम्ल है, मोनोग्लिसराइड है, तो जब ये कोशिकाओं में पहुंचकर और कोशिका के जीव द्रव्य का भाग बन जाएंगे तो जीव द्रव्य से कोशिका उन पदार्थों से ऊर्जा ग्रहण करेगी, विभाजन करेगी, शारीरिक वृद्धि होगी और शरीर का विकास होगा। तो शरीर की वृद्धि और विकास के लिए ये सरल अणु बहुत आवश्यक हैं। तो शरीर का इन अणुओं के द्वारा शरीर का वृद्धि और विकास कब होगा, जब इनका स्वांगीकरण होगा। कई बार क्या देखते हैं कि भोजन, सबसे पहली बात होती है संतुलित पौष्टिक भोजन खाना। संतुलित पौष्टिक भोजन खाने के बाद भी अगर किसी के शरीर में वो विकास नहीं हो पा रहा है तो दूसरी जो कमी आ सकती है उसका पाचन नहीं हो रहा वो प्रॉपर। लेकिन हम देखते हैं कि पाचन भी मान लीजिए प्रॉपर हो रहा है, वो प्रॉपर एंजाइम बन रहे हैं, पाचन भी हो रहे हैं। तो तीसरी प्रॉब्लम आ सकती है कि उसका अवशोषण नहीं हो पा रहा है। अच्छा, अवशोषण भी सही तरह हो रहा है फिर भी शरीर में भोज्य पदार्थ जो है वो लग नहीं रहा है, यानी कि शरीर का विकास नहीं हो रहा है। तो वहाँ समस्या हो सकता है कि उसका स्वांगीकरण नहीं हो पा रहा है। तो इस स्वांगीकरण, पाचन, अवशोषण, ये सारी क्रियाएं जो हैं ये शरीर की मेटाबॉलिक रिएक्शन पर डिपेंड करती है। यानी शरीर अगर स्वस्थ है, शरीर के ऑर्गन्स अगर स्वस्थ हैं तो ये सारी क्रियाएं सुचारू रूप से चलेंगी और स्वांगीकरण होने के बाद जो हमने खाया है पौष्टिक भोजन, वो पौष्टिक भोजन हमारे शरीर को लगेगा और शरीर का विकास भी होगा। तो स्वांगीकरण का मतलब क्या हो गया, पचित भोजन का
रक्त से कोशिका में पहुंचकर जीव द्रव्य का भाग बन जाना। ठीक है, तो ये हो गया स्वांगीकरण। स्वांगीकरण के बाद जो पांचवा और अंतिम चरण है वो है बहिक्षेपण, यानी इजेशन। अब देखो बच्चों, जो हमने भोज्य पदार्थ खाया जटिल था, और जटिल से हमने सरल अणुओं में उसको तोड़ दिया। सरल अणुओं से हमने जो काम के पदार्थ थे, शरीर के विकास के लिए आवश्यक थे, वो ले लिए, लेकिन इस दौरान कुछ अपशिष्ट पदार्थ जो थे वो बचे रह गए। तो वो जो अपशिष्ट पदार्थ बचे रह गए भोजन के पाचन के बाद, उनका शरीर से बाहर निष्कासन भी आवश्यक है। तो उनका शरीर से बाहर निष्कासन कहलाता है बहिक्षेपण, यानी कि अपचित अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। अभी जो निष्कासन होगा ये किसके द्वारा होगा? ये होगा गुदा द्वारा। तो शरीर से बाहर यानी आहार नाल का जो अंतिम भाग है, मलाशय के बाद गुदा और गुदा द्वार से होते हुए अपचित अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर त्याग दिए जाते हैं। गुदा क्षेत्र में अवरोधनियां होती हैं जिनके संकुचन और शिथिलन से मल को बाहर निष्कासित किया जाता है। ये जो अपशिष्ट पदार्थ है इसको मल भी कह रहे हैं। तो ये मल जो है इसको शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। ये भी एक प्रतिवर्ती क्रिया होती है, यानी कि इसकी भी जो सूचनाएं हैं वो मस्तिष्क तक पहुंचाई जाती है। मस्तिष्क से आदेश आते हैं जिससे उन पेशियों में संकुचन और शिथिलन होता है और मल को शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। तो इस क्रिया को बोलते हैं बहिक्षेपण। तो बहिक्षेपण मतलब मल का अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर गुदा द्वार से होते हुए निष्कासन। तो ये हो गया बहिक्षेपण। और पचित भोजन का रक्त से कोशिका में पहुंचकर जीव द्रव्य का भाग बन जाना, ये होता है स्वांगीकरण। इस तरह से पोषण की क्रियाविधि, पाचन की क्रियाविधि हमने 5 चरणों में पढ़ी। सबसे पहले भोजन का अंतर्ग्रहण, भोजन को ग्रहण किया। दूसरा, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में सरल अणुओं में उसका पाचन किया। तीसरा, उसका अवशोषण हुआ रक्त में। चौथा, रक्त से वो कोशिका में पहुंचकर जीव द्रव्य का भाग बन गया, स्वांगीकरण हो गया। और जो अपचित अपशिष्ट पदार्थ अभी आहार नाल के अंतिम भाग में पड़ा हुआ है उसको शरीर से बाहर निकाल दिया गया, जिसको बहिक्षेपण कहा गया। ठीक है, तो इस तरह से ये पोषण की क्रियाविधि कंप्लीट हो गई है, आपको समझ में आ गई होगी। अब हम एक टॉपिक और पढ़ रहे हैं। हमने इससे पहले पढ़ा था यकृत यानी लीवर। तो यकृत के कई बार कार्य पूछ लिए जाते हैं। तो यकृत के मुख्य कार्य कौन से होते हैं? ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा, पीछे पढ़ चुके हैं कि यकृत का मुख्य काम क्या होता है? पित्त रस का स्त्रावण करना। पित्त रस, जिसको बाइल जूस कहते हैं, का स्त्रावण करना। और ये पित्त रस क्या करता है? ये वसा का पायसीकरण करता है। ठीक है, इसके अलावा और भी कार्य है पित्त रस के, एक क्षारीय माध्यम भी प्रदान करता है। लेकिन अभी हम केवल यकृत के कार्य पढ़ रहे हैं। तो यकृत का कार्य क्या हो गया? पित्त रस का स्त्रावण करना। ठीक है, दूसरा यकृत का कार्य क्या होगा? यकृत में कोशिकाएं होती है, कुफुर कोशिकाएं, पढ़ा है हमने। यकृत में विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं, कुफुर कोशिकाएं। ठीक है, और ये कुफुर कोशिकाएं जो हैं ये क्या करती है? मृत आरबीसी का भक्षण करती हैं। और मृत आरबीसी का भक्षण करने करके ये क्या करती हैं?
रक्त को फिल्टर करने का काम करती है, क्योंकि रक्त में अगर ये मृत आरबीसी पड़ी रहेंगी तो एक तरह से ये मृत आरबीसी रक्त में एक वेस्टेज इकट्ठा करती रहेंगी, तो इससे क्या है, रक्त की जो कार्य क्षमता है वो प्रभावित होती है। तो मृत आरबीसी को रक्त से अलग करके, उनका भक्षण करके रक्त को फिल्टर करने का काम भी किसका है, कुफुर कोशिकाओं का। और कुफुर कोशिकाएं किसमें पाई जाती है, यकृत में, इसलिए कार्य किसका हो गया, यकृत का कार्य हो गया। ठीक है, अगला हम देखें कि जो हम भोजन हमने खाया, ठीक है, हमने भोजन खाया, मुख्य भोजन हमारा कार्बोहाइड्रेट जो कि स्टार्च के रूप में हम खाते हैं, स्टार्च है। स्टार्च का पाचन होने पर जो सरल अणु बना वो ग्लूकोज बना। अब हम कोई भोजन तोलकर या फिक्स कैलोरी देखकर तो खाते नहीं है। अब हमने भोजन खा लिया, भर पेट खा लिया, अब जो ग्लूकोज बना वो कई बार क्या है, ज़्यादा बन जाता है। तो शरीर में अगर कोई ज़्यादा सरल अणु आ गए तो उनको शरीर से बाहर शरीर उनको निष्कासित नहीं करेगा, जाने नहीं देगा, व्यर्थ नहीं है, क्योंकि ये काम के हैं, लेकिन ज़्यादा बन गए। अब ज़्यादा जो अतिरिक्त ग्लूकोज बन गया, उस ग्लूकोज को भी, जैसे अब घरों में खाना अतिरिक्त बन जाता है तो उसको हम फेंकते हैं क्या, हम उसको तुरंत नहीं फेंकते, उसको रेफ्रिजरेटर या फ्रीज वगैरह में स्टोर करके रख देते हैं। तो यहाँ पर भी वो काम यकृत करता है। कैसे कि जो ग्लूकोज, अतिरिक्त ग्लूकोज जो बन गया, यानी अतिरिक्त ग्लूकोज को यकृत जो है वो किस में बदल देगा, ग्लाइकोजन में। किस में बदल देगा, ग्लाइकोजन में। अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल दिया जाता है। इस क्रिया को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। और ये जो ग्लाइकोजन जो अतिरिक्त बना, इसको फिर यकृत में संग्रहित करके रख लिया जाएगा, स्टोर करके रख लिया जाएगा भविष्य के लिए, कि हम फास्ट वगैरह भी करते हैं, हम कभी भूखे भी रह जाएं तो शरीर को ऊर्जा की कमी ना पड़ने पाए। यानी अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल दिया गया, और जो ग्लाइकोजन में बदला उस क्रिया को बोला ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, तो ये क्रिया जो होती है हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित होती है। यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का जो काम होता है वो इंसुलिन हार्मोन का होता है। ये हार्मोन्स वाले लेसन में पढ़ेंगे। तो इंसुलिन की अगर कमी हो जाती है तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाता है। कर तो यकृत रहा है, लेकिन हार्मोन्स इंसुलिन काम में आ रहा है। तो ये काम भी किसका हो गया, यकृत का। अब मान लीजिए आवश्यकता पड़ी तो ये जो ग्लाइकोजन है इससे वापस ग्लूकोज बनाया जा सकता है। ग्लाइकोजन जो है इससे वापस से क्या प्राप्त कर सकते हैं, ग्लूकोज प्राप्त कर सकते हैं, और उससे हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ग्लूकोज से क्या प्राप्त कर सकते हैं, ऊर्जा। तो ये क्रिया जो है, ये क्रिया कहलाती है ग्लाइकोजिनेलाइसिस। ग्लाइकोजिनेलाइसिस यानी जो ग्लाइकोजन बनाया, अगर हमने कभी भोजन ग्रहण नहीं किया या भोजन की कमी आ गई तो उस समय शरीर, अगर हम भूखे रह गए तो शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, अतिरिक्त जो ग्लाइकोजन है, ये अतिरिक्त ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदल दिया जाएगा, जिससे ऊर्जा मिल जाएगी। ये भी हार्मोन्स के द्वारा होता है, ग्लूकागॉन हार्मोन्स इसमें सहायता करता है। लेकिन कार्य कहाँ हो रहा है, यकृत में हो रहा है। तो यकृत में देखो ग्लाइकोजेनेसिस भी होती है और ग्लाइकोजिनेलाइसिस भी होती है। इनमें डिफरेंस अच्छी तरह से समझ लेना, ठीक है। आगे देखें, फिर भी मान लीजिए भोजन हमने कई दिन तक नहीं किया, उपवास पर रह गए, तो ग्लाइकोजन भी सपोज करो खत्म हो गया, कोई बात नहीं। अभी हमारे पास क्या है, वसीय अम्ल है और अमीनो अम्ल भी है। तो वसीय अम्ल और जो अमीनो अम्ल है, इनसे भी ग्लूकोज बनाया जा सकता है। यानी इनसे क्या प्राप्त किया जा सकता है, ग्लूकोज
और ग्लूकोज से क्या प्राप्त कर सकते हैं हम? ऊर्जा। इस क्रिया को बोलते हैं क्या? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी कि जो वसीय अम्ल और अमीनो अम्ल जो है, इनसे भी क्या प्राप्त कर सकते हैं? ग्लूकोज प्राप्त किया जा सकता है। और क्या कहलाती है क्रिया? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये क्रिया भी कहाँ होती है? ये भी यकृत में होती है। तो यकृत के देखो अपन ने कितने कार्य देख लिए। पित्त-रस बनाता है, मृत आरबीसी का भक्षण करता है, अतिरिक्त ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना देता है, आवश्यकता पड़ने पर ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बना देता है, आवश्यकता पड़ने पर वसीय अम्ल और अमीनो अम्लों से भी ग्लूकोज बना सकता है। तो ये यकृत के कार्य हैं। इनमें ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनेलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस, इनको आप विशिष्ट रूप से इनमें अंतर करते हुए अलग अलग याद रखिएगा। और बात कर लेते हैं यकृत का एक कार्य और अपन पढ़ रहे हैं कि यकृत क्या करता है? हिपेरिन का निर्माण करता है। हिपेरिन का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। ठीक है। और हिपेरिन क्या है? एक हिपेरिन प्रतिस्कंदक पदार्थ है। क्या है? प्रतिस्कंदक पदार्थ है जो रुधिर में यानी बंद नलियों में रुधिर को जमने से रोकता है। ठीक है। बंद नलियों में रुधिर को जमने से, ये जो हिपेरिन है इसका काम क्या हो गया? बंद नलियों में रुधिर को जमने से रोकना। क्योंकि हमने पढ़ा है कि रुधिर को जमाना यानी रुधिर का स्कंदन करने का काम फाइब्रिनोजन प्रोटीन का होता है। यानी रुधिर का स्कंदन करने वाले प्रोटीन कहाँ है? रुधिर में ही है। तो वो रुधिर को नलिकाओं में भी तो जमा सकते हैं अंदर। तो रुधिर बंद नलिकाओं यानी वाहिनियों के अंदर क्यों नहीं जम पाता है? क्योंकि उनमें हिपेरिन होता है रुधिर में। और ये हिपेरिन जब तक है जब तक रुधिर का स्कंदन नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन जो आता है बच्चों का कि सर रुधिर में रुधिर का स्कंदन करने वाली यानी रक्त का थक्का जमाने वाली प्रोटीन होती है फाइब्रिनोजन प्रोटीन, तो रुधिर बंद वाहिनियों में क्यों नहीं जमता? क्योंकि वाहिनियों में रुधिर में हिपेरिन नाम का प्रतिस्कंदक पदार्थ होता है और इसका निर्माण भी किसने किया? यकृत ने। ठीक है। तो फिर क्वेश्चन आता है कि तो सर चोट लगने पर रुधिर का थक्का क्यों जम जाता है? तो ध्यान रखेंगे वायु के संपर्क में यानी बाहर संपर्क में आते ही हिपेरिन निष्क्रिय हो जाता है। तो हिपेरिन निष्क्रिय हो गया, फाइब्रिनोजन एक्टिव हो गया, रुधिर का थक्का जम जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर अपन हिपेरिन को कई बार कृत्रिम रूप से भी रुधिर का थक्का जमने से रोकने के लिए काम में ले सकते हैं। तो यकृत का जो कार्य है वो हिपेरिन का निर्माण करना है। तो इस तरह से हमने आज एक तो स्वांगीकरण पढ़ा, उसके बाद बहिक्षेपण पढ़ा। इससे जो पोषण की क्रियाविधि है वो कंप्लीट हो गई थी। इसके अलावा हमने यकृत के कार्य पढ़े हैं और उम्मीद है कि ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ गए होंगे। दिमाग में अच्छी तरह से इनको डाउनलोड कर लें, एक तरह से उनको क्यों स्टोर कर लें और अपनी इसी तरह से जो पढ़ाई चल रही है उसको तब तक जारी रखें जब तक कि ये कोरोना का संकट दूर नहीं हो जाता। उम्मीद है जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, उम्मीद है इसका पीक आने वाला है और पीक जब तक नहीं आएगा तब तक परेशानी ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन पीक आने के बाद ये केसेस कम हो जाएंगे। कह नहीं सकते कब तक होगा ये, लेकिन फिलहाल हमारे पास ऑनलाइन जो अपनी क्लासेज चल रही हैं यही एक विकल्प है और इसको अच्छी तरह से उपयोग में लें। आपके संस्थान इंस्टीट्यूट के द्वारा जो ये फैसिलिटी आपको दी जा रही है उसका उपयोग करें, घर में रहें, पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें।